हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया सिन्हा सेमेस्टर 1 का पेपर 3 कॉन्ट्रैक्ट एड का चौथा क्वेश्चन डील करने जा रही हूँ। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है, डिस्कस द मोड ऑफ रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर। ऑफर के विखंडन के रीतियों की व्याख्या करें। व्याख्या इस प्रकार है, संविदा अधिनियम की धारा 6 ऑफर के प्रतिसंहरण की विभिन्न रीतियों का उल्लेख किया है। किसी ऑफर को उसकी स्वीकृति से पूर्व निम्नलिखित रीतियों से विखंडित किया जा सकता है। नंबर 1, बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन, प्रोमिसर द्वारा दूसरे पक्षकार को विखंडन की सूचना देकर। दूसरा, बाय लैप्स ऑफ टाइम, प्रतिग्रहण के लिए निर्धारित समय के बीत जाने पर। तीसरा, बाय फेल्योर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट, पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने में असफल रहने पर। चौथा, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर, प्रस्तावक की मृत्यु या पागल हो जाने पर। अब हमें एक एक मोड को देखना है। प्रथम, बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन कहा जाता है, ऑफर संविदा का प्रथम स्टेप है। दूसरा स्टेप प्रस्ताव की स्वीकृति है। प्रस्ताव को जब स्वीकृति मिल जाती है तब संविदा के पक्षकार विधिक दायित्व से बंध जाते हैं। इसलिए यदि प्रस्तावक अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहता है तो प्रोमिसी के स्वीकार करने से पूर्व विखंडन का नोटिस देकर वापस ले सकता है। तब उस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उदाहरण के लिए, ए प्रस्तावक बी स्वीकर्ता को अपने एक जमीन का टुकड़ा एक निश्चित रकम में बेचने का प्रस्ताव देता है। बी स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक को देता, उसके पूर्व प्रस्तावक का मन बदल जाता है और वह अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता है, यानी अपने प्रस्ताव को विखंडित करना चाहता है। तो प्रोमिसी की स्वीकृति से पूर्व विखंडन की सूचना देना पड़ेगा। दूसरा, बाय लैप्स ऑफ टाइम, जहां प्रस्थापना में उसके प्रतिग्रहण के लिए कोई समय निर्धारित कर दिया गया है, वहां उस निर्धारित समय के भीतर प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं किए जाने पर प्रस्ताव का विखंडन हो जाता है। परंतु जहां प्रस्तावना में उसके प्रतिग्रहण के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया हो, वहां युक्त समय में बीत जाने पर उस प्रस्थापना का विखंडन किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि युक्त समय क्या है। युक्त समय उस प्रत्येक व्यवहार के अपने फैक्ट्स पर निर्भर करता है। जैसे
सोना चांदी, इसके मूल्य सदैव घटते बढ़ते रहते हैं, किंतु जमीन बेचने की प्रस्तावना में कुछ अधिक समय युक्ति माना जाता है। तीसरा, पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने में असफल रहने पर, जहां प्रस्तावना के साथ कोई शर्त लगी हो जिसे पूरा किए बिना प्रतिग्रहण करना कोई व्यर्थ होगा, अब प्रस्तावना उसके साथ ही रद्द हो जाती है। उदाहरण के लिए, क अपना एक घर ख को इस शर्त पर बेचने के लिए ऑफर देता है कि ख क को एक निश्चित तिथि तक अमुक धनराशि अग्रिम रूप में देगा। ख उस तिथि तक यह धनराशि देने में असफल रहता है। क की प्रस्तावना का प्रतिसंहरण विखंडन मान लिया जाता है। चौथा, प्रस्तावक की मृत्यु या पागल हो जाने पर, प्रस्ताव की मृत्यु या उन्मत्तता पागलपन पर प्रस्तावना ऑफर रद्द हो जाती है, किंतु इस तथ्य का ज्ञान प्रस्ताव को स्वीकार करने के पहले स्वीकर्ता की प्रस्तावक की मृत्यु या पागलपन की सूचना मिल जाए। यदि स्वीकर्ता प्रस्तावक की मृत्यु या पागलपन की सूचना मिलने से पूर्व ही प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो वैसी अवस्था में यह स्वीकृति वैध हो जाती है। इस संबंध में राजा राव ऑफ बोबिल बनाम ए सूर्यनारायण राव का एक वाद है, जिसमें न्यायालय द्वारा नीलाम विक्रय का संचालन किया गया था। बोली को नारायण द्वारा स्वीकृत किया जाना संविदा की एक शर्त थी। न्यायालय द्वारा बोली को स्वीकृत किए जाने के पूर्व ही बोली लगाने के वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह भी निर्धारित किया गया कि बोली का प्रतिसंहरण हो गया है। अब प्रतिसंहरण यानी रिवोकेशन और इनकारी दोनों एक चीज नहीं है। ऐसे प्रस्थापना द्वारा जिसे प्रस्थापना की गई है, प्रस्थापना को नामंजूर कर देना प्रतिसंहरण से पूर्णतया भिन्न है, और ऐसा मानना संविदा अधिनियम के धारा 6 की परिधि में नहीं आता है। भिन्न शर्तों के साथ किए गए प्रति प्रस्ताव का प्रभाव केवल नकारात्मक होता है। यह मूल प्रस्ताव की नामंजूरी से कम नहीं होता, और जहां ऐसा पक्षकार अपने विचारों को बदल देता है, वहां उसकी प्रथम प्रस्तावना को खुला हुआ नहीं समझा जाता। अब हमें देखना है कि प्रस्ताव की संसूचना, स्वीकृति की संसूचना कब पूर्ण होती है। When does the communication of offer and acceptance is complete? इसके पहले हमें देखना होगा कि प्रस्ताव एवं स्वीकृति क्या है। तो संविदा अधिनियम के धारा 2A में बताया गया है कि प्रस्ताव की परिभाषा बताई गई है कि प्रस्ताव जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ करने या करने से अलग रहने के लिए
अपनी इच्छा इस भाव से जाहिर करता है कि दूसरा व्यक्ति कुछ करने या नहीं करने की अपनी इच्छा जाहिर करे, तो इसे कहा जाता है कि ये प्रस्ताव है। दूसरा है 2B में कहा गया है कि जब प्रस्ताव दिया जाता है, जिसको दिया जाता है, जब वो स्वीकार कर लेता है तो वो प्रॉमिस में परिवर्तित हो जाता है और उसका एक विधिक दायित्व उत्पन्न हो जाता है। दोनों पक्षकार एक विधिक दायित्व में बंध जाते हैं। अब इसको हम इस ढंग से समझेंगे। ये तो यहाँ हो गया। धारा संविदा अधिनियम की धारा 4 में बताता है कि प्रस्ताव कब पूर्ण होता है और स्वीकृति कब पूर्ण होती है। तो धारा 4 में कहा गया कि कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made। तात्पर्य है कि प्रस्ताव की संसूचना तब पूर्ण मानी जाती है जिसको कि जब जिसको कि ये प्रस्ताव दिया गया उसके नॉलेज में, ज्ञान में आ जाता है। उसी तरह स्वीकृति की संसूचना तब पूर्ण होती है जब स्वीकृति का लेटर या ऐसे कहा जाए कि जब स्वीकृति का लेटर पोस्ट ऑफिस में जब डाल देता है और स्वीकर्ता यानी प्रोमिसी के खिलाफ, प्रोमिसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है तो प्रस्तावक के खिलाफ पूर्ण माना जाता है। और इसी तरह स्वीकृति की संसूचना हो गया। अब चलते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है कि यदि ए बी को एक जमीन का टुकड़ा एक निश्चित रकम में बेचने का प्रस्ताव देता है और बी उसको स्वीकार करता है। तो जब लेटर बी के पास पहुंचता है तो प्रस्ताव पूर्ण माना जाता है। और जब बी अपनी स्वीकृति का लेटर ट्रांसमिशन में डाल देता है और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है तो ए के खिलाफ पूर्ण माना जाता है। और जब लेटर ए के पास पहुंच जाता है तो बी के खिलाफ पूर्ण माना जाता है। इस तरह एक दूसरे के नॉलेज में प्रस्ताव की या स्वीकृति की नॉलेज होना, खुद से नॉलेज देना, ये आवश्यक हो जाता है। दूसरे के द्वारा दिया गया नॉलेज इसमें ये सही नहीं होता है, इसको पूर्ण नहीं माना जाता है। इस तरह प्रस्ताव और स्वीकृति पूर्ण होती है। उसी तरह अगर प्रस्ताव और स्वीकृति का अगर विखंडन करना है तो उसी तरह अगर प्रस्ताव का विखंडन करना है तो विखंडन का लेटर, प्रस्ताव का लेटर प्रोमिसी के पास पहुँचे उसके पहले ही पहुँचना चाहिए या उस समय तक पहुँचना चाहिए। और स्वीकृति का भी लेटर अगर ये विखंडन करना है तो उसको भी स्वीकृति मिलने से पूर्व या स्वीकृति का लेटर जिस समय मिलता है उस समय अगर मिल जाता है तो माना जाता है कि ये स्वीकृति वो भी विखंडित हो गई। इस तरह ये पूर्ण हुआ, दोनों का प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों पूर्ण हुए। धन्यवाद। जब जिसको कि ये प्रस्ताव दिया गया उसके नॉलेज में, ज्ञान में आ जाता है। उसी तरह स्वीकृति की संसूचना
तब पूर्ण होती है जब स्वीकृति का लेटर या ऐसे कहा जाए कि जब स्वीकृति का लेटर पोस्ट ऑफिस में जब डाल देता है और स्वीकर्ता यानी प्रोमिसी के खिलाफ प्रोमिसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है तो प्रस्तावक के खिलाफ पूर्ण माना जाता है। और इसी तरह स्वीकृति की संसूचना हो गया। अब चलते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है कि यदि ए बी को एक जमीन का टुकड़ा एक निश्चित रकम में बेचने का प्रस्ताव देता है और बी उसको स्वीकार करता है। तो जब लेटर बी के पास पहुंचता है तो प्रस्ताव पूर्ण माना जाता है। और जब बी अपनी स्वीकृति का लेटर ट्रांसमिशन में डाल देता है और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है तो ए के खिलाफ पूर्ण माना जाता है। और जब लेटर ए के पास पहुंच जाता है तो बी के खिलाफ पूर्ण माना जाता है। इस तरह एक दूसरे के नॉलेज में प्रस्ताव की या स्वीकृति की नॉलेज होना, खुद से नॉलेज देना, ये आवश्यक हो जाता है। दूसरे के द्वारा दिया गया नॉलेज इसमें ये सही नहीं होता है, इसको पूर्ण नहीं माना जाता है। इस तरह प्रस्ताव और स्वीकृति पूर्ण होती है। उसी तरह अगर प्रस्ताव और स्वीकृति का अगर विखंडन करना है तो उसी तरह अगर प्रस्ताव का विखंडन करना है तो विखंडन का लेटर, प्रस्ताव का लेटर प्रोमिसी के पास पहुंचे उसके पहले ही पहुंचना चाहिए या उस समय तक पहुंचना चाहिए। और स्वीकृति का भी लेटर अगर ये विखंडन करना है तो उसको भी स्वीकृति मिलने से पूर्व या स्वीकृति का लेटर जिस समय मिलता है उस समय अगर मिल जाता है तो माना जाता है कि ये स्वीकृति वो भी विखंडित हो गई। इस तरह ये पूर्ण हुआ, दोनों का प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों पूर्ण।